Welcome to the Astra Mind Career Institute. Hello, hi, good morning everyone. This is Anupam Aditya and today I'll be taking the second lecture of units and measurement. ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह सीख रहे थे. ठीक है, यूनिट मेजरमेंट्स और उसके डायमेंशंस वगैरह, डायमेंशनल एनालिसिस वगैरह काफ़ी अच्छे से देखी थी. ठीक है, और आई होप उसमें तो कतई कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा. ठीक है, एकदम बेसिक से सीखा था काफ़ी अच्छे लेवल तक. ठीक है, और काफ़ी इजी वे में सीखा था. तो उसी इजी वे में ठीक है अगला लेक्चर भी है, और इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या सीखेंगे. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में सीखेंगे सबसे पहले. ठीक है, कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं. ठीक है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन का असली मतलब क्या होता है वो देखेंगे, और एरर के बारे में देखेंगे. ठीक है, और मैथमेटिकल ऑपरेशंस में एरर कैसे काम करता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे मेजर करते हैं. ठीक है, तो इस लेक्चर में हम इन सब चीज़ों पे बातें करेंगे, और अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो भी पढ़ने हैं उन सब चीज़ों पे बात करेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, है ना. आई होप एकदम मज़ा आया होगा पिछले लेक्चर में, और ये लेक्चर भी उतना ही मज़ेदार होने वाला है. ठीक है, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे. ठीक है, जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं भी देखा है उन्हें भी मैं कोशिश करूंगा कि एकदम अच्छे से समझ में आए, एक एक बात अच्छे से समझ में आए. ठीक है, आवाज़ जा रही है, दिख रहा है. चलिए भैया, दिख भी रहा है बहुत अच्छे से. ठीक है, मैंने तो अपने तरफ से पूरी ताकत लगाई है. ठीक है, कि क्लैरिटी आपको अच्छा दिखे मेरे नोट्स का. ठीक है, और बाकी नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाते हैं. ठीक है, और जो भी चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ होता है मैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी लिख के समझाता हूँ. ठीक है, तो जिन्हें नहीं दिखता या फिर कुछ प्रॉब्लम्स है, ठीक है, नहीं दिख रहा, तो तनाव बिल्कुल नहीं लेना है. मैं बोर्ड पे लिखूंगा, वो बिल्कुल अच्छे से दिखेगा. ठीक है, और मैं क्या बोल रहा हूँ और मैं क्या लिख रहा हूँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये सब नोट्स वगैरह तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाते हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर. आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे. सिग्निफिकेंट फिगर्स सबसे पहले पढ़ेंगे. ठीक है, कलर ब्लू है. ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं, मतलब इंपॉर्टेंट फिगर्स. ठीक है, किसी भी नंबर में ना, देखिए डेफिनेशन क्या कहता है. पहले ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है भैया, एनसीईआरटी. कौन सी एनसीईआरटी, बिल्कुल लेटेस्ट एनसीईआरटी जो है उससे मैंने ये डेफिनेशन लिखा है. ठीक है, डेफिनेशन देखेंगे. द रिलायबल डिजिट्स, रिलायबल मतलब जिन पे आप विश्वास कर सकते हैं, यानी सर्टेन डिजिट्स, इन्हीं को बोलते हैं. ठीक है, द रिलायबल डिजिट्स यानी सर्टेन डिजिट्स प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट डिजिट्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, यानी ओवरऑल मैं बात करूं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं. सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, इनमें होता है एक सर्टेन डिजिट, एक नहीं, सर्टेन डिजिट्स, ऑल सर्टेन डिजिट्स प्लस वन अनसर्टेन डिजिट. ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं. ठीक है, क्योंकि किसी भी मेजरमेंट में यही दो चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती हैं, यही दो चीज़ें सिग्निफिकेंट होती हैं. ठीक है, कैसे होती हैं हम लोग देखेंगे. ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सारे रूल्स वगैरह मैंने अच्छे से लिख रखा है समझाने के लिए. सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, सर्टेन डिजिट्स प्लस वन अनसर्टेन डिजिट का कॉम्बिनेशन सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है. ठीक है, आइए देखते हैं और डिटेल में. जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक रॉड लिया. ठीक है, ये एक रॉड है. ठीक है, ये भी एक रॉड है, इसका मेजरमेंट किया हम लोगों ने. ठीक है, यहाँ पे आया 14.2 सेंटीमीटर और यहाँ पे आया 14.23 सेंटीमीटर. दो अलग अलग स्केल से मेजर किया है. ठीक है, यहाँ पे आया 14.2 सेंटीमीटर, यहाँ पे आया 14.23 सेंटीमीटर. पहले वाले केस में 14.2 सेंटीमीटर, सेकंड केस में 14.23 सेंटीमीटर. ठीक है, अब इसमें जो सर्टेन डिजिट्स है ना वो है 14, क्योंकि एक अनसर्टेन होगा. तो 14 मेरा है सर्टेन डिजिट, और ये जो 2 है ये है मेरा अनसर्टेन. सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, ऑल सर्टेन प्लस वन अनसर्टेन, यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स इस केस में मेरे 3 हैं. इधर देखेंगे, इसमें सिग्निफिकेंट आई मीन सर्टेन डिजिट होंगे ये 3, अनसर्टेन हमेशा एक होगा. ठीक है, तो अनसर्टेन कौन सा हुआ, लास्ट वाला हुआ. ठीक है, ये हमारा होगा अनसर्टेन, ये मेरा होगा सर्टेन डिजिट्स. क्योंकि आप खुद सोचो ना, अगर आपने 14.2 सेंटीमीटर मेजर किया तो आप ये दावे के साथ कह सकते हो कि ये 14 सेंटीमीटर
तो तय बात है भैया, ठीक है। तो ये सर्टेन डिजिट है। आपने किसी रॉड का मेजरमेंट लिया, 14.2 सेंटीमीटर आया, तो आप ये दावे के साथ कह सकते हो कि ये 14 सेंटीमीटर तो है। 0.2 है या 0.3 है या इन दोनों के बीच में है, ये अनसर्टेन है इन दिस केस। तो 14.2 में 14 तो सर्टेन हुआ, अनसर्टेन क्या है, 2 है। ऑब्वियस सी बात है। अब मैंने थोड़ा और, है ना, बड़ा स्केल लाया जिसमें और पॉइंट में मेजर कर सकते हैं। उसमें मेजर किया तो 14.23 सेंटीमीटर है। अगेन इन दैट केस हम कह सकते हैं कि 14.2 मेरा सर्टेन है। लास्ट वाला वो 3 भी हो सकता है, कोई और मेजर करे, हो सके 4 लिख दे, 14.24 लिख दे, ठीक है। तो लास्ट वाला हमेशा अनसर्टेन होता है, ठीक है, और उससे पहले वाले सर्टेन होते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा अब, सर्टेन और अनसर्टेन। नाउ रूल्स टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आपको मान लीजिए कोई मेजरमेंट दे दिया गया और उसमें पूछा जा रहा है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। इससे पीवाईक्यू के क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है। तो जैसा कि टॉपिक का नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है, उतना ही सिग्निफिकेंट है फॉर द नीट पर्पस, ठीक है, जेई पर्पस के लिए भी। आइए भैया रूल्स देखते हैं। ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं ना, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2 1 2 3 यहाँ पे लिखा है, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हुए, 4, ठीक है। कितने हुए, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। चारों सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। पहला रूल तो बहुत आसान है। सेकंड रूल, ऑल द जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज, इफ एट ऑल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अगर 2023 लिखूं इसमें, ठीक है, 2023 लिखूं, तो इसमें ये जीरो तो आ रहा है बीच में, लेकिन ये दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है। 2 भी नॉन जीरो है, इधर भी 2 जो नॉन जीरो है, तो दो नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो आए तो वो सिग्निफिकेंट होगा, नो मैटर पॉइंट कहीं पे भी हो। यानी अगर इसको सीधा लिखते हैं, अगर 2023 में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो इसको मैं चाहे 20.23 लिखूं या 2.023 लिखूं या 202.3 लिखूं, इन ऑल दीज केस 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, ठीक है। और एक और बात, जब भी डेसिमल आता है ना, सबको काउंट करते हैं इंक्लूडिंग जीरो। ये बात तो क्लियर होनी चाहिए एकदम, ठीक है। तो यही सेकंड पॉइंट क्या था कि जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरोज इज सिग्निफिकेंट नो मैटर वेयर द डेसिमल इज प्लेस्ड, ठीक है। दिस इज द सेकंड पॉइंट, ठीक है। तो इसमें सारे के सारे सब में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जीरो भी काउंट होगा। नेक्स्ट, इफ द नंबर इज लेस देन 1, द जीरो ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ऑब्वियस सी बात है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, 0.002308, पॉइंट क्या कह रहा है, ठीक है। इफ द नंबर इज लेस देन 1, ये नंबर लेस देन 1 है, 1 से तो काफी छोटा है, ठीक है, 1 से काफी छोटा है। तो जीरो ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल, ये रहा मेरा डेसिमल, इसके राइट में, बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, इसके लेफ्ट वाले डेसिमल के राइट, डेसिमल के बाद और फर्स्ट नॉन जीरो से पहले वाले को नॉट सिग्निफिकेंट मानते हैं, ठीक है। यानी ये तीनों के तीनों, इसका तो कुछ मतलब बनता ही नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों नॉट सिग्निफिकेंट है, नॉट सिग्निफिकेंट। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, ये होंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है। अभी तक यही इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर आपका नंबर 1 से छोटा है, 1 से अगर छोटा है, तो पॉइंट के बाद और फर्स्ट नॉन जीरो से पहले वाले सारे जीरो नॉट सिग्निफिकेंट। पॉइंट के पहले वाला तो सिग्निफिकेंट है ही नहीं, इसका क्या ही मतलब है इसका। इसको मैं ऐसे भी लिखूं 0.002308, है ना, इसका कुछ कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो आई होप ये रूल भी क्लियर होगा। नेक्स्ट, द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ध्यान से देखेंगे इस रूल को भी, इसको मैं इरेज करूंगा। अब क्या कह रहा है, द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। यानी अगर 1 2 3 लिखूं, ठीक है, 1 2 3 मीटर, इसको सेंटीमीटर में चेंज करें तो 12300 सेंटीमीटर लिखेंगे। इसी को मिलीमीटर में चेंज करें तो 12300 मिलीमीटर लिखेंगे, ठीक है। अब ये है तो एक ही मेजरमेंट, किसी लेंथ की कैलकुलेशन होगी ये। तो इस केस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3।
इसमें भी 3 ही होंगे, इसमें भी 3 ही होंगे, यूनिट चेंज हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर इसमें 3 है तो वही बात कह रहा है कि द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो, इसमें टर्मिनल जीरो आ गया 1 2 3 0 0, इसमें 2 ठो, इसमें 1 2 3 0 0 0, ठीक है। द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो, नॉट ट्रेनिंग, ट्रेलिंग यानी लास्ट में आने वाले जीरो इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसमें कहीं डेसिमल दिख रहा है आपको, डेसिमल पॉइंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इट मींस दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। यानी सिग्निफिकेंट कौन होगा मेरा, 1 2 3 और 1 2 3। इन ऑल दीज थ्री केस देयर आर ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आई होप ये भी पॉइंट बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विथ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अगर डेसिमल पॉइंट आ जाए, जैसे मैं इसी में 1 2 3 पॉइंट है ना, या फिर आई मीन 1.23 दिख रहा है, 1.230000 लिख दूं, तब सारे सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, तो ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विथ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। द नंबर्स 3.500 और क्या क्या एग्जाम्पल है, 3.500 या फिर 0.06900 हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर। सही बात है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये चारों होंगे। इसमें कौन कौन से होंगे, ये नंबर 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा है तो ये रूल भी अप्लाई होगा, और ये रूल के हिसाब से मेरा ये दोनों नॉट सिग्निफिकेंट, तो बचे केवल ये चार, तो ये चारों के चारों सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट भी क्लियर होगा। इसमें मैंने जो भी एग्जाम्पल्स लिखे हैं ना, वो सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि सीधे एग्जाम्पल लेके पूछ लिया जाता है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स हैं उनको उठा के दे दिया जाता है, ठीक है। तो है ना भैया, नोट्स काफ़ी मेहनत से बनाया है मैंने, ठीक है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, एनसीईआरटी की लाइंस, एनसीईआरटी के डेफिनेशंस एज इट इज उठाए हैं, एकदम एज इट इज, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, when the number is expressed in exponential form, the exponential term does not affect the number of significant figures। सही बात है, इसको मैं यहाँ पे सिखा दूं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए x इक्वल्स टू 12.3 है, इसी को मैं अगर 1.23 लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, 10 पे पावर आई मीन 10 पे पावर 1 लिखूंगा। इसी चीज़ को 1.23 इंटू 10 टू पावर 1। अब ऐसा लिखने नहीं आता बहुत लोगों को, सीखेंगे अब यहाँ पे, पहले तो यही सिखाना पड़ेगा। x इक्वल टू 12.3 है, ठीक है, 0.3 है। मैं क्या कर रहा हूँ कि एक बार 10 से मल्टीप्लाई भी कर दूं, एक बार 10 से डिवाइड भी कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, 1.23 इंटू 10, ठीक है। 10 से डिवाइड कर दिया तो 1.23 इंटू 10, और इस पे पावर 1 वही लिखा हुआ है। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, 0.123 करना है तो इंटू 10⁻² करेंगे, डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा, तो ऊपर भी 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 10⁻² हो जाएगा ये, ठीक है। तो आई होप ये छोटी मोटी बातें हैं, ठीक है। 11 12th में आकर के अगर ये सारी चीज़ें आपको करने में प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे मैंने अभी सिखा दिया है, फिर भी अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को फिर से प्ले करके सीखेंगे इसको बढ़िया से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, और मैं अगर सच बोलूँ तो 11 12th के बच्चों को ये तो है ना आना ही चाहिए, मस्ट है, ठीक है। छोटी सी बात है ये बहुत। तो बात क्या हो रही थी, सिग्निफिकेंट फिगर्स की, ठीक है। तो 12.3 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 है, 3 है ना, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसको काउंट नहीं करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में, इसका कोई रोल नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर्स में। यहाँ पे भी काउंट करेंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसका कोई रोल नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर्स में, ठीक है। x इक्वल टू 12.3 है, उसी को ऐसे लिखा, उसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, 0.0123 इंटू 10⁻³ कर देंगे। अगेन यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही हैं, डेसिमल, ये नंबर 1 से छोटा है तो डेसिमल के बाद वाला जीरो और नॉन जीरो से पहले वाला जीरो काउंट नहीं होता है, तो 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और 10 वाला तो काउंट होता ही नहीं है, ठीक है। तो आई होप सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने के सारे रूल्स वगैरह बिल्कुल अच्छे से क्लियर होंगे, और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं तो आई होप और भी ज़्यादा क्लियर होंगे। क्वेश्चन क्या है भैया, थोड़ा जूम कर दें, ये लीजिए, जूम हो गया, है ना। क्वेश्चन क्या है, राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, सब में सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं, ठीक है।
पहला क्वेश्चन क्या है? 23.500 मीटर। दूसरा क्या है? 402 सेंटीमीटर। तीसरा क्या है? जिन्हें दिख रहा है वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 5280 kg। चौथा क्या है? 6.780। पांचवा क्या है? 0.034 ग्राम। छठा क्या है? 3.070 ग्राम। सातवां क्या है? 1.608 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो आई होप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं साइड हट जाता हूँ। इधर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उन सब में सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करके बताना है भैया, एक एक क्वेश्चन में। कर लिया? सॉल्व करूँ मैं अब? देखेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने हैं, ठीक है। इसमें तो पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया तो सारे ही काउंट हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 सारे के सारे इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें तो ये 3 हैं, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें भी 3 हैं। लास्ट वाला जीरो, ट्रेलिंग जीरो काउंट नहीं करते हैं ना हम, ये वाला रूल देखिए। तो टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो इन ए नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, वही वाला रूल है यहाँ पे। केवल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। हैं कि कहीं पे डेसिमल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे डेसिमल दिख रहा है, तो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो यानी 3 1 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ये नंबर 1 से छोटा है तो केवल ये तो काउंट होगा नहीं। काउंट कौन कौन से होंगे? केवल ये दोनों काउंट होंगे। ठीक है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए इस क्वेश्चन में। इसमें देखेंगे पॉइंट है तो सारे ही काउंट करने पड़ेंगे। सारे ही काउंट करेंगे तो 3.070 यानी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें। 1.608 इसका तो कोई रोल है नहीं, और इधर सारे के सारे यानी 1 2 3 4 इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आई होप एक एक क्वेश्चन है ना क्लियर होगा, किसी को कोई डाउट भी नहीं होगा। ठीक है, 5 3 3 4 2 4 4। चलिए, ठीक है, सही है ना सारे? 5 3 3, हाँ ठीक ही है। ठीक है, ठीक है, तो जिसके आंसर मैच कर गए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसमें पॉइंट आ जाए ना तो सबको काउंट करना है। पॉइंट आ जाए और नंबर 1 से बड़ा है तो सबको काउंट करना है। ठीक है, ये बात एकदम माइंड में बैठा लीजिए। अगर डेसिमल पॉइंट आ जाए और नंबर 1 से बड़ा है तो सबको काउंट करना है सीधे, कोई एकदम टेंशन लेना ही नहीं है। 1 से छोटा है तो वो, ठीक है, एक रूल याद रखना है कि पॉइंट के राइट में और नॉन जीरो से पहले वाले जीरो नॉट सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, बस इतना पता है तो काम आसानी से चलेगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी सॉल्व। नेक्स्ट देखेंगे, रूल्स फॉर अरिथमेटिकल ऑपरेशंस विथ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सही बात है, अब कुछ रूल्स वगैरह सीख लेते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन ध्यान रखेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में ना, जब भी मैं ऐड करने को दूं, जैसे एग्जांपल क्या क्या है, 51.49 में क्या ऐड करना है? 7.200 ऐड करना है। ठीक है, ये है बहुत इजी सवाल, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नॉर्मल सिंपल एडिशन है डेसिमल का, दूसरी तीसरी में बच्चे सीख लेते हैं ये। ठीक है, लेकिन यहाँ पे खास बात क्या है कि आपको सिग्निफिकेंट नंबर्स को ध्यान में रखते हुए एडिशन करना है। ठीक है, कैसे करना है एडिशन, ध्यान से देखेंगे। इन दोनों नंबर में लेस डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे 2 है। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है। तो जो आपका रिजल्ट आना चाहिए ना, वो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक का ही आना चाहिए। डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक में ही, 2 प्लेसेस तक में ही आपको आंसर लाना है। बस ये बात ध्यान में रखनी है कि जो भी नंबर हो उसमें से डेसिमल के बाद जिसमें सबसे कम डिजिट्स हैं उतने ही में रिजल्ट मेरा आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐड करूं तो ये तो 0, ये 9, ये 6 पॉइंट, ये 8 और ये 5। हमें क्या ये डेसिमल के बाद 3 प्लेस में आंसर चाहिए? नहीं, हमें केवल चाहिए 2 प्लेस में आंसर। ठीक है, तो क्या करेंगे? राउंड ऑफ कर देंगे। ये 0 है, इसको हटाना है। ठीक है, इसी को राउंड ऑफ करना है, तो है ना, ये तो 0 है तो कोई मतलब नहीं है, तो ये 9 का 9 ही रह जाएगा। यानी आंसर मेरा 58.69 आएगा। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन आ गया नीट में या जेई में,
पहला ऑप्शन, एक ऑप्शन तो ये भी होगा, दूसरा ये भी होगा, सही कौन सा होगा? ये। वहां पे कुछ लोग डिबेट करते हैं कि इसमें क्या गलती है। गलती है, आपने नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल ये ध्यान में नहीं रखा, ठीक है। वही चीज लिखी हुई है, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन the number of decimal places in the result should be equal to the number of decimal places of that term in the operation which contains, है ना, ग्रामर भी अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। which contains lesser number of decimal places, उस टर्म से मैच करना चाहिए जो कि लेस नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस डिजिट्स कंटेन करता हो, ठीक है। एग्जांपल मैंने दे ही दिया इन दोनों को ऐड करके, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करके भी वही है, जैसे क्या है 12.587 है, ठीक है। 12.587 है, सब्ट्रैक्ट क्या करना है? 12.5 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, ये 7 का 7, ये 8 का 8, ये 5 में से 5 गया 0 और ये भी 0, 0.087। क्या ये आंसर आएगा? नहीं। ऑप्शन ये भी होगा एक, बट ये आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो हमें 1 डिजिट में ही आंसर देना है, 1 डिजिट में ही आंसर देना है, ठीक है। तो हमें इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, इस 87 को, ठीक है। तो इस 0.08 को उसको छोड़ दीजिए, 0.08, ये नंबर 5 से बड़ा है ना, तो इसको 1 से कर देंगे, तो ये 0.1 के बराबर है। राउंड ऑफ करने आता है ना भैया, ये भी दूसरी तीसरी में सिखाया जाता है। हालांकि यहाँ पे भी आएगा राउंड ऑफ करना, ठीक है। राउंड ऑफ करना यार दूसरी तीसरी में सिखाते हैं, ठीक है। तो राउंड ऑफ किया है इसको, ठीक है। इन दोनों को गायब करना था तो हमको राउंड ऑफ करना है, तो ये 0.1 आएगा, ठीक है। और देखिए 0.1 ही आंसर होगा। एक ऑप्शन ये भी होगा, और लोग तो बोलेंगे कि अरे दोनों को घटाओ यही आ रहा है, बट दिस विल नॉट बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर। आप 11th और 12th में हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब गया बचपन, ठीक है। अब थोड़ा सा अच्छे लेवल की स्टडी करते हैं। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में भी वही है। इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना, इसमें डेसिमल नहीं, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द प्रोडक्ट और कोसेंट इज सेम एज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एनी ऑफ द फैक्टर्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 2.4 इंटू 3.65 है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसको मैं अभी इरेज कर दूं, देखेंगे ध्यान से। 2.4 को मल्टीप्लाई करना है 3.65 से, कीजिए मल्टीप्लाई। 24 पचे 120, 24 छक 144 और 16 56, 15, 24 तिहाई 72, 15 87, 87, तो 3, 8.760 आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। 8.760। अब दोनों में लेसर सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में है? इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो हमें रिजल्ट केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही देना है, ठीक है। यहाँ पे कितने हो गए? यहाँ पे 4 हो गए हैं, तो हमें 2 में राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अगेन हमें केवल इतना में आंसर देना है, ठीक है। तो इसका अगला वाला डिजिट देखते हैं। अगर ये 5 से बड़ा है, अगर 5 से बड़ा है तो इसको 1 से बढ़ा देना है, ठीक है। तो आंसर आपका 8.8 आना चाहिए। एक ऑप्शन ये भी होगा, बट उसे टिक नहीं करना है। टिक क्या करना है? 8.8, ठीक है भैया। तो आई होप एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी क्लियर होगा, ठीक है। और नेक्स्ट पेज में राउंडिंग ऑफ है, बढ़िया है। चलिए राउंडिंग ऑफ ही सीख लेते हैं, ठीक है। अब समझ में आ गई ना कि राउंडिंग ऑफ की ज़रूरत क्यों है ना। वहाँ पे राउंड ऑफ ही करना पड़ रहा था, तो राउंडिंग ऑफ भी सीख लेते हैं कि कैसे होता है, ठीक है। दूसरी तीसरी में भी सिखाते हैं यार, यहाँ भी सीख लीजिए। इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज मोर देन 5 देन द प्रेसिडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1। सही बात है, 6.87 है, ठीक है। अगर ये डिजिट 5 से बड़ा है तो इसका पहले वाला डिजिट 1 बढ़ा देते हैं, यानी इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 6.9 होगा। वही चीज़ बता गई है। अगर ये है ना, जैसे अगला एग्जांपल है 3.94, अगर ये वाला डिजिट 5 से कम है तो ये ज्यों का त्यों रहेगा, यानी 3.9 ही रहेगा ये, ठीक है। और if the digit to be rounded off is 5 then the preceding digit is increased by 1 if it is odd and left unchanged if it's even। यहाँ पे आपको एकदम ह्यूमन का सेल्फिश नेचर दिखेगा। आप खुद सोचिए ना, अगर कोई नंबर इवन है तो उसको कट करना ज़्यादा इजी है,
और अगर नंबर ऑड है तो उसे कट करने में प्रॉब्लम होगी, कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम आएंगी। तो दिमाग क्या निकाला कि अगर 5 है ना लास्ट में, जैसे 14.35 और 14.45 का एग्जाम्पल है, ठीक है, लास्ट में दोनों में 5 है। अगर इससे पहले वाला ऑड है, ठीक है, अगर इससे पहले वाला ऑड है तो एक बढ़ा देंगे, तो यानी इसको लिखेंगे 14.4 राउंड ऑफ करके। और अगर इवन है तो चेंज नहीं करना चाहिए होगा, तो लिखना है, यानी दोनों का 14.4 होगा। फायदा क्या हुआ, अगर इसको मैं 14.3 छोड़ देता तो कैलकुलेशन में दिक्कत आती, कट करने में दिक्कत आती। अभी देखो 2 से इजिली कटेंगे, ठीक है। तो हम लोग यार अपने हिसाब से एकदम फायदे के लिए रूल्स वगैरह सेट करते हैं, ठीक है। और आए भाई अपना अपन लोगों का ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राउंड ऑफ टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्या बात है, अब सबको राउंड ऑफ करना है। अभी अभी सिखाया है राउंड ऑफ करने की कला, तो उस कला को और निखारेंगे प्रैक्टिस करके। यहीं पे कर दूं क्या, खैर छोड़ो यार, कुछ लोग बोलेंगे दिख नहीं रहा था। 7.1082 सेकंड है, 65.837। सी में है 33.1251। डी में है 33.1351। ई में है 33.125, भैया 3 कुछ ज़्यादा नहीं आ गया। एफ में है 42.1350। और जी में है 66.6908। कितने तक में करना है भैया, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करना है, ठीक है। क्या है, 7.1082 है ना, ठीक है। हमें इन 4 डिजिट्स में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में चाहिए, तो ये 2 है, ये 2 है, तो अगला डिजिट कुछ चेंज होगा नहीं, 7.108 इसका आंसर। इसको करना है कितने, 4 में ही करना है, तो 2 ये कितने में करना है, ठीक है। तो इसको देखेंगे, ये 5 से बड़ा है तो अगला डिजिट एक बढ़ जाएगा, यानी 65.84। इसका देखेंगे 4 में करना है, देखेंगे नेक्स्ट डिजिट 5 है, नेक्स्ट डिजिट 5 है, लेकिन ये इवन है तो कुछ नहीं करना, बस छोड़ देना है। ऑड रहता तो एक बढ़ा देते। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ऑड है तो एक बढ़ा देंगे, तो ये 33.14 आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे अगेन ये 5 है, ये 2 है, 33.12 ही छूट जाएगा। 42.1350 है, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी 43.14 हो जाएगा, ये 43.14, एक सेकेंड, 33.1251 है ना, 51 है, ठीक है। ये 33.13 हो जाएगा, ठीक है, ये 50 से ज़्यादा है, ठीक है। तो 33.13 लिखिए, अब 12 लिखे, बात ही ऑलमोस्ट बराबर है, ठीक है, राउंड ऑफ वगैरह करके। ये 51 है, ठीक है, हाँ एक बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 4 डिजिट देखना है, 4 डिजिट देखना है, तो ये तो 08 है, तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, ये 66.69 हो जाएगा, ठीक है। राउंड ऑफ करने की चीज़ें हैं, ठीक है, छोटी सी बात है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, तीनों रूल्स वगैरह अच्छे से क्लियर होंगे सभी लोगों को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और हमारे पास आता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। यहाँ से चीज़ें थोड़ी है ना इम्पोर्टेंट होने लगती हैं, क्योंकि इसके बाद जो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे इम्पोर्टेंट हैं। इससे पहले वाले भी इम्पोर्टेंट थे, लेकिन ये थोड़े ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इज्जत थोड़ी ज़्यादा मिलती है इन सारी चीज़ों को, ठीक है। देखेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है। किसी भी नंबर का आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वगैरह निकालना है तो उसको तो सबसे पहले इस फॉर्म में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी a × 10⁻⁵ के फॉर्म में, जहाँ पे a आपका 1 या उससे बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए, 10 के बराबर नहीं, 10 से छोटा ही होना चाहिए, ठीक है, 10 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड b हो जाएगा अगर आपका a 5 से छोटा है। a का तो कंडीशन है कि वो 1 से लेकर के 9 तक के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका a 5 से छोटा है, इफ a इज लेस देन 1, देन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है वही, देन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, b का b ही, जो 10 का पावर होता है, आई मीन एक्सपोनेंट होता है, वही हो जाता है। लेकिन अगर आपका a इज लेस देन 5, नॉट 1,
ए इज लेस देन 5 देन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज बी। अगर आपका वो 5 से बड़ा है या 5 है, या 5 है या 5 से बड़ा है, यहाँ तो 5 से छोटा था, अगर 5 हो जाए या 5 से बड़ा हो जाए देन इन दैट केस बी में एक 1 ऐड कर देते हैं, +1 कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे 49, इसको मैं अगर इस फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा, 4.9 इंटू 10⁻1 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा a 5 से छोटा है, और जब भी मेरा a 5 से छोटा होता है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो भी 10 का एक्सपोनेंट होता है वो होता है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1। नेक्स्ट है मेरा 51, तो इसको लिखेंगे 5.1 इंटू 10⁻1, स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। ये नंबर मेरा 5 से बड़ा है, और 5 से अगर बड़ा हो a तो मेरा b एक ऐड हो जाता है, सो इन दिस केस मेरा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 + 1 2 हो जाएगा। आई होप ये 2 एग्जाम्पल्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट 0.049 है, इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखेंगे, 4.9 इंटू 10⁻2 लिखेंगे। हाँ, 4.9 इंटू 10⁻2 लिखेंगे। अब अगेन ये नंबर मेरा 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो 10 का जो भी एक्सपोनेंट है वो एज इट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में आएगा, यानी इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड -2। जी मेरा 6.67 है, और ये मेरा क्या 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो -11 + 1 करेंगे तो -10 आएगा इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सी में देख लीजिए, ये मेरा 5 से छोटा है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 8 आ जाएगा। ये मेरा 2 है, 2 को क्या 10 का पावर 0 लिख सकते हैं ठीक है, 2 को 10 का पावर 0 लिखेंगे, ठीक है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना 0। 9 को 10 का पावर 0 लिखेंगे तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 0 नहीं भैया, ये 5 से बड़ा है तो 0 + 1 यानी इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आएगा 1। तो आई होप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका भी पता चल गया होगा। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने का एकमात्र तरीका, सबसे पहले तो नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, a इंटू 10 पे एक्सपोनेंट b। अगर आपका a 5 से छोटा है तो जो भी एक्सपोनेंट है 10 का एज इट इज वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा, और अगर आपका a 5 या उससे बड़ा है तो जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो उसमें +1 कर देंगे, यानी b + 1 विल बी द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इन दैट केस, ठीक है। तो आई होप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना भी आ गया होगा। अब बात करते हैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन की, ठीक है, कि एक्यूरेसी क्या होती है और प्रिसीजन क्या होता है, ठीक है। आइए देखते हैं, इसको मैं इरेज कर दूं, ठीक है। चलिए, आवाज जा रही है, दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। देखेंगे ध्यान से, एक्यूरेसी और प्रिसीजन होता क्या है। एक्यूरेसी का मतलब है कि आप उस रिजल्ट के कितने क्लोज हैं, ठीक है। क्लोज मतलब अंतर ज्यादा नहीं होना चाहिए, और प्रिसाइज होने का मतलब है कि आप उस वैल्यू को कितने और डेप्थ तक बता सकते हैं, कितना और तोड़ तोड़ के बता सकते हैं कोई वैल्यू, ठीक है, कितना प्रिसाइज जा सकते हैं, कितना तोड़ तोड़ के, कितना डेप्थ में बता सकते हैं कि कोई भी चीज के बारे में, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रिसाइज इंफॉर्मेशन देना, ठीक है। अरे यार एकदम, है ना, उसको बोलते हैं धागा खोल दिया एकदम एक एक, है ना, ऐसे ठीक है। तो आप कितना तोड़ तोड़ के बता सकते हैं किसी चीज के बारे में, वो होता है प्रिसीजन। और कितना एक्यूरेट यानी कितना क्लोज जा सकते हैं एक्चुअल रिजल्ट के, वो होता है एक्यूरेसी, ठीक है। और अच्छे से समझते हैं, एक्यूरेसी का मतलब है हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू। इफ ट्रू वैल्यू इज नॉट गिवन देन मोस्ट प्रिसाइज इज मोस्ट एक्यूरेट, ठीक है। अगर ट्रू वैल्यू गिवन नहीं है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ट्रू लेंथ मेरा किसी रॉड का कितना है 1.234 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये मेरा ट्रू लेंथ है, उसका एक्चुअल लेंथ है किसी भी रॉड का, मान लीजिए, ठीक है, ट्रू लेंथ है। पहला एक्सपेरिमेंट हुआ, किसी ने मेजर किया उसका लेंथ, और फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में मेरा इसका लेंथ आता है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या आता है 1.1 सेंटीमीटर। सेकेंड एक्सपेरिमेंट कोई करता है कोई और तब लेंथ क्या आती है 1.53 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है विच वन इज मोर एक्यूरेट एंड विच वन इज मोर प्रिसाइज, है ना, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। एक्यूरेट होने का मतलब है कि कौन कितने पास है, तो ये देखिए 1.2 है, ये 1.1 है, ये तो 1.5 है, काफी दूर हो गया, तो ये तो एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट ये है मोर एक्यूरेट,
ठीक है, कंपैरेटिवली बात कर रहे हैं इस केस से, ये इससे ये एक्यूरेट है, ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, लेकिन क्या यही वैल्यू प्रिसाइज भी है? नहीं। ये देखेंगे तो डेसिमल के केवल एक डिजिट तक, डेसिमल के बाद केवल 1 प्लेस तक ये वैल्यू मेजर कर सकता है। प्रिसाइज होने का मतलब है कि आप डेसिमल के कितने बाद तक, कितने तह तक जा सकते हो, कितनी डेप्थ में जा सकते हो, कितनी गहराई में जा सकते हो आप। ठीक है, समझ रहे हो? तो प्रिसीजन का मतलब वही होता। तो ये वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज है, क्यों? क्योंकि ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक गई है, 2 डिजिट तक मेजर कर सकती है ये लेंथ। तो दिस वैल्यू इज मोर प्रिसाइज, मोर प्रिसाइज। ठीक है, ये वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज है। और कभी कभी होता है कि सीधे क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज मोस्ट एक्यूरेट फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ एनी रॉड। ठीक है, क्वेश्चन आ गया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथ इज द मोस्ट एक्यूरेट, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज मोस्ट एक्यूरेट, ये क्वेश्चन आ गया। और ऑप्शन में आपको यही है ना, 3 दे दिए। पहला ऑप्शन दिया 1.234 सेंटीमीटर, पहला दिया 1.2 सेंटीमीटर, तीसरा दिया 1.3 सेंटीमीटर। सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन होगा? ये होगा, क्योंकि हमें ट्रू वैल्यू पता नहीं है। सीधे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज द मोस्ट एक्यूरेट, सीधे पूछा है। ठीक है, तो जो वैल्यू सबसे ज्यादा प्रिसाइज होगी तब उसी को सबसे ज्यादा एक्यूरेट मानेंगे। ठीक है, क्योंकि कंपेयर करने के लिए ट्रू वैल्यू दिया है, दिया नहीं है ना, ट्रू वैल्यू दिया है तब तो कंपेयर करेंगे एक्यूरेसी के लिए। ठीक है, और अगर नहीं दिया तो जो सबसे ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू है वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, प्रिसीजन क्या है? हाउ प्रिसाइजली द वैल्यू इज मेजर्ड। हाई नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस रिप्रेजेंट्स हाई प्रिसीजन। ठीक है, डेसिमल के बाद जितना ज्यादा नंबर होगा वो उतना ही ज्यादा प्रिसीजन शो करता है। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने दे ही दिया कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है और कौन सा ज्यादा प्रिसाइज है। नेक्स्ट, अब देखिए भैया, नीट के सवाल हैं एकदम लगातार, है ना? तो वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करके दिखाएंगे, एकदम तुरंत, क्विक। क्या सॉल्व करें अब हम? कुछ लोग तो मेरे ही साथ करते हैं, है ना, कि टाइम क्यों बर्बाद करें, अभी भैया करके दिखाएंगे तो हम भी करेंगे। ठीक है, जो नहीं कर पाए मेरे साथ करेंगे। टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सब्ट्रैक्शन, पूछा है नीट 2020। हाँ, लॉकडाउन में मतलब नीट में पता नहीं, है ना, तो घटा देते हैं 9.99 और 0.0099, है ना भैया, इतना है ना, सब्ट्रैक्शन पूछ लिया यार। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। ये 1, ये 0, इधर आएगा 8, ये 9 और इधर भी 9.9801 मीटर। वाह, कितना परफेक्टली ऑप्शन नंबर 4 मैच कर रहा है। तो क्या वही आंसर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। सिग्निफिकेंट डिजिट को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या रूल होता था कि जिसके पास डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट्स होंगे उतने ही में रिजल्ट का भी आंसर आना चाहिए। यानी डेसिमल के बाद इसमें 2 हैं, इसमें 4 हैं, तो 2 में ही आंसर देना है डेसिमल के बाद। डेसिमल के बाद 2 में आंसर देना है तो हमें केवल यहाँ तक में ही राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो आगे 0 1 है तो 9.98 ही रह जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 5 मेरा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, भूलना नहीं है, जो भी रूल्स वगैरह हैं उसको प्रॉपर फॉलो करके तब सब्ट्रैक्ट या ऐड करना है। ठीक है, ये नहीं कि दूसरी तीसरी क्लास में सीधे ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया लिख करके आ गए, नहीं। अब थोड़े बड़े हो गए हैं, ठीक है, थोड़ा सा और मैच्योरिटी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इन मीटर स्क्वायर, लेंथ मेरा 55.3 मीटर है, ब्रेड्थ मेरा 25 मीटर है, एरिया पूछ रहा है ना। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 25 थे 75 का 5, हाथ में 7, 25 25 125, 7 32, 32 यानी 13, 25 25 125 और 13 138, है ना, 1382.5। यहाँ पे भी सेकंड ऑप्शन कितना परफेक्टली मैच कर रहा है, मतलब मैं क्या ही बताऊं। 138 है ना, हालांकि आंसर होगा नहीं। आंसर किस में चाहिए हमें? केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में चाहिए। ठीक है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में चाहिए, मतलब इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? 1382.5 है, ठीक है, राउंड ऑफ करके बनाएंगे। ठीक है,
यानी हमको इसको राउंड ऑफ अगर मैं कर दूं, 55.3 है और 25 मीटर है, ठीक है। अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं, पहले हमें केवल दो सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, ठीक है, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं तो यहाँ पे 13 पॉइंट अगर मैं 8 कर दूं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 13.8 इंटू 10⁻²। आई मीन इसको एक्चुअली ऐसे लिखा है 13.825 इंटू 10⁻²। अब क्लिक कर रहा है 0.2, यानी क्या, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0.2 डिजिट बाद आ जाएगा, तो 1382 पॉइंट एक्चुअल में यही लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे। अब क्या करना है मुझे, केवल इसको करना है, ठीक है। तो 13.8 है, तो ये ऑलमोस्ट 14 नहीं है, केवल नेक्स्ट डिजिट ही तो देखते हैं, अगर दो सिग्निफिकेंट डिजिट में नंबर लाने हैं तो 14 इंटू 10⁻² कुछ दिख रहा है क्या ऑप्शन, यानी थर्ड ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा इन दिस केस, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है ना, यहाँ भी नहीं है। इसको आप ऑप्शन एक्सक्लूड करके भी कर सकते थे, इतना मैंने सॉल्व करके दिखाया, ठीक है, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें भी सिखानी थी। अगर ये क्वेश्चन आए सीधे तो इसको क्या इतना मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, इसमें दो है नहीं, इसमें दो है नहीं, इसमें दो है नहीं, इसमें तीन है, इसमें दो है, आंसर ऐसे सॉल्व करना है। मान लीजिए ये सब मैंने अभी नहीं किया, क्वेश्चन पढ़ा, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, इसमें तीन सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें दो हैं, तो दो किस में है, ये आंसर खत्म। इतना क्विक क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीडिंग इज मोस्ट एक्यूरेट, नीट 2024 का सवाल है। मोस्ट एक्यूरेट कौन होगा, ट्रू वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो जो मोस्ट प्रिसाइज होगा, यानी चौथा ऑप्शन मेरा सबसे ज्यादा प्रिसाइज है, क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक आंसर बता रहा है, तो वो मेरा सबसे ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू है, इसीलिए आंसर भी मेरा वही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ कुछ एरर्स की, ठीक है, कि मेजरमेंट वगैरह में एरर आते हैं ना, कैलकुलेशन एरर आता है, हम लोग करते हैं, हम लोग से हो जाती है कैलकुलेशन एरर, ठीक है। तो जो लोग है ना एरर भी सीख लेते हैं, ठीक है, कि उसे उससे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, कितना एरर करेंगे तो कितना इफेक्ट पड़ जाएगा, ठीक है, पता होना चाहिए ना। तो आई मीन जब लोग रिसर्च वगैरह करते हैं ना, जब भी कोई चीज़ के बारे में रिसर्च चल रही होती है, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे कैलकुलेशंस होती हैं, बहुत सारी मेजरमेंट्स वगैरह होती हैं, तो उसमें एरर आने का चांस ऑलवेज होता है, ठीक है, क्योंकि कोई भी स्केल आप अब मेजर करते हो किसी भी स्केल से, आप स्केल बहुत परफेक्ट एब्सोल्युटली फाइन बना नहीं सकते कि वो एग्जैक्ट मेजरमेंट करके दे दे, ठीक है। आप बहुत क्लोज जा सकते हो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत एरर रह ही जाता है, ठीक है। हालांकि वो 0.0000 कुछ में होगा, बट रह जाता है तो रह जाता है, ठीक है, एब्सोल्युटली परफेक्ट तो हो नहीं सकता कुछ भी, ठीक है। तो उसी एरर के बारे में पढ़ेंगे। एरर कहते किसे हैं, द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज नोन एज द एरर इन द मेजरमेंट। सही बात है, अब किसी की लेंथ मान लीजिए एक्यूरेट परफेक्टली पता है कि 14.23 सेंटीमीटर है, हमने मेजरमेंट किया आ गया 14.34, किसी और ने किया आ गया 14.26, ठीक है। तो जो रियल वैल्यू और इन दोनों में अंतर है, उसी के डिफरेंस को एरर बोलेंगे, ठीक है। एरर क्या होता है कि ये मेरी एग्जैक्ट वैल्यू थी, लाना ये था, ला ये दिया, तो एरर कितना हुआ, माइनस करेंगे तो एरर पता चलेगा कितने का एरर है, कॉमन सेंस की बात है। एरर्स में रिजल्ट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस एंड आर यूजुअली क्लासिफाइड एज फॉलोज। अब एरर्स किस वजह से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी वजह से हो सकता है, ठीक है, केवल हम ही लोग की गलती नहीं होती है, ठीक है, हमेशा ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है गलतियों के लिए, कई बार दूसरी चीजें भी होती हैं, तो देखते हैं क्या क्या वो चीजें हैं। सबसे पहले तो एरर तीन टाइप के होते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन रिसोर्सेस, ठीक है, सिस्टेमिक और कंट्रोलेबल एरर, कुछ कॉजेज आर नोन, जिसके रीजंस आपको पता है कि इन सब चीजों की वजह से एरर आया है, तो वो कंट्रोलेबल एरर है, क्योंकि उन सब चीजों पे ध्यान देंगे तो मेरा ठीक हो जाएगा एरर, ठीक है। उन सब चीजें क्या क्या, जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर अगर कोई है, ठीक है, जैसे वो स्केल है, ठीक है, वही डिफेक्टिव निकला, ठीक है, जीरो के बदले वन से ही उसमें रीडिंग आती है, ठीक है, तो उसमें जीरो एरर और कितना हो जाएगा, +1 का हो जाएगा, ठीक है, तो फिर उसको सही करते हैं प्लस माइनस कर के, वो सब आगे आएगा इंस्ट्रूमेंट जब पढ़ाऊंगा, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है, इन्वायरमेंटल एरर हो सकता है, इन्वायरमेंटल एरर भी तो हो सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई है ना वाइब्रेशन वगैरह की मेजरमेंट चल रही हो किसी लैब में, बगल से रेलगाड़ी क्रॉस कर जाए, कुछ बढ़ जाएगा, ठीक है, बिजली चमक जाए, है ना, कुछ है ना साउंड वगैरह का मेजरमेंट चल रहा है और अचानक से बहुत बड़ा आवाज़ आ जाए, ठीक है, तो फिर वहाँ पे डिस्टरबेंस हो जाएगा। तो इन्वायरमेंटल डिस्टरबेंस की वजह से भी चीज़ें हम है ना इफेक्ट होती है, एम्पर होती हैं। ऑब्जर्वेशनल एरर,
है ना। कुछ लोग तो महान, कैलकुलेट भी सही करेंगे, है ना, सब ठीक है। ऑब्जर्व गलत कर लिया, निकाला था 20 लिख दिया 10, ठीक है, तो ऑब्जर्वेशनल एरर भी हो जाती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अरे भैया लैब वहाँ पे बनाएंगे जहाँ पे कोई डिस्टरबेंस ना हो, जहाँ पे कोई रेलवे स्टेशन ना हो, जहाँ पे कोई एयरपोर्ट वगैरह नहीं हो, ठीक है, मौसम साफ हो, एकदम मस्त हो, प्लेन एरिया हो, ठीक है, पहाड़ पे नहीं लैब बनाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी ये सिस्टमेटिक है और कंट्रोलेबल भी है, ठीक है, दोनों एक ही बात है। कुछ होते हैं रैंडम एरर्स, ठीक है, कि रैंडम हो गए, इसका कॉज नहीं पता, रैंडम है बस, रैंडम एरर्स, इनके कॉज नहीं पता, बस हो गए, ठीक है, कैसे हो गए नहीं पता, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि आप एक्सपेरिमेंट नंबर बढ़ा दीजिए, जितना ज़्यादा आप एक्सपेरिमेंट करोगे, ठीक है, अगर मान लीजिए आप एक बार एक्सपेरिमेंट किया और एरर आपका कुछ एक्स आ रहा है, तो 5 बार कर दोगे तो ये 5 टाइम्स कम हो जाएगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप एक्सपेरिमेंट करोगे उतना ही कम आपका एरर होगा इन रैंडम एरर केस, ठीक है। ग्रॉस एरर क्या होता है? ड्यू टू ह्यूमन केयरलेसनेस, ठीक है। इसी को थोड़ा डिटेल में एक और स्लाइड है इसी के लिए मैंने खास, ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में समझा देता हूँ थ्योरी वगैरह, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। मैंने वहां पे भी समझा ही दिया है, आई होप ये भी दिख रहा होगा। हाँ दिख रहा है, चलिए देखेंगे ध्यान से। सिस्टमेटिक और कंट्रोलेबल एरर्स क्या होता है? सिस्टमेटिक एरर्स आर द एरर्स हुच कॉजेज आर नोन, सही बात है, जिनका कॉजेज हमें पता होता है, दे कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। ड्यू टू द नोन कॉजेज दीज एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड, इनको मिनिमाइज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। सिस्टमेटिक एरर्स कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, इंस्ट्रूमेंटल, इन्वायरमेंटल, ऑब्जर्वेशनल, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल मतलब दीज एरर्स आर ड्यू टू इम्परफेक्ट डिजाइन और एरोनियस मैन्युफैक्चर और मिस यूज ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, दीज कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ही बदल दो अगर उसमें प्रॉब्लम है तो। इन्वायरमेंटल एरर्स क्या क्या हो सकते हैं? दीज एरर्स आर ड्यू टू द चेंजेज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, डस्ट, वाइब्रेशंस, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स वगैरह में चेंजेज आएंगे तो फिर कुछ इफेक्ट दिखेगा उस उन सब का। ऑब्जर्वेशनल एरर्स मतलब दीज एरर्स अराइज ड्यू टू इम्प्रॉपर सेटिंग ऑफ द apparatus और केयरलेसनेस इन टेकिंग ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अब आपने गलत सेट ही कर दिया है, ऑब्जर्वेशनल एरर हो गई, आपकी गलती से हो गई बेसिकली, ठीक है। आपकी गलती नहीं, आपके ऑब्जर्वेशन में प्रॉब्लम है, ठीक है, तब तो फिर वो है ना सिस्टमेटिक या कंट्रोलेबल एरर है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। रैंडम एरर्स, दीज एरर्स आर ड्यू टू अननोन कॉजेज, देयरफॉर दे अकर इरेगुलरली एंड आर वेरिएबल इन मैग्नीट्यूड एंड साइन। Since the causes of these errors are not known precisely, they cannot be eliminated completely. इनको खत्म नहीं कर सकते। For example, when the same person repeats the same observation in the same conditions, he may get different readings different times. सही बात है। Random errors can be reduced, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। Random errors can be reduced by repeating the observations a large number of times and taking the arithmetic mean of all the observations. This mean value would be very close to the most accurate reading. सही बात है। If the number of observations is made n times, then the random error reduces to 1 by n times. सही बात है, आपने पहली बार रीडिंग ली, एग्जैक्ट वैल्यू मेरा ये है, मान लीजिए 6.69 है, ठीक है, ये मेरा एग्जैक्ट वैल्यू है। आप किसी ने रीडिंग लिया इसका 6.68 ले लिया, 6.78 ले लिया, 6.46 किसी ने ले लिया, ठीक है। तो आप जितनी बार ज्यादा लोगे और सबका अगर आप एवरेज निकाल लोगे तो वो वैल्यू बहुत ज्यादा क्लोज आएगी इसके, ठीक है, काफी क्लोज आएगी, ठीक है। तो ये रैंडम एरर को है ना मिनिमाइज करने का ये तरीका है कि नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आप बढ़ा दो, जितना बढ़ा दोगे एरर उतना कम हो जाएगा उसी के रेशियो में। ग्रॉस एरर क्या होता है? ग्रॉस एरर से राइज ड्यू टू ह्यूमन केयरलेसनेस एंड मिस्टेक्स इन टेकिंग रीडिंग और कैलकुलेटिंग एंड रिकॉर्डिंग द मेजरमेंट रिजल्ट्स, है ना, ये हम लोगों की गलती से जानबूझ के की गई गलतियों से होता है, ठीक है। जैसे रीडिंग इंस्ट्रूमेंट विदाउट प्रॉपर इनिशियल सेटिंग्स, है ना, प्रॉपर इनिशियल सेटिंग किए बिना ही रीडिंग वगैरह लेना शुरू कर दिया तो फिर तो दिक्कत आना ही है, श्योर बात है। टेकिंग द ऑब्जर्वेशंस रॉन्गली विदाउट टेकिंग नेसेसरी प्रिकॉशंस लिए नहीं ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करने के पहले और सीधे मेजरमेंट करने लगे, ठीक है।
पुटिंग इम्प्रॉपर वैल्यूज टू द ऑब्जर्वेशन इन कैलकुलेशन, कमिटिंग मिस्टेक्स इन रिकॉर्डिंग, ठीक है, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दीज एरर्स कैन बी मिनिमाइज बाय इंक्रीजिंग द सिंसियरिटी एंड अलर्टनेस ऑफ द ऑब्जर्वर, ठीक है, यानी ओवरऑल सारे एरर को रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है, कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है, सबका अपना अलग अलग तरीका है। यहाँ पे सिंसियरिटी और अलर्टनेस बढ़ा के, यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बढ़ा के, और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट में एरर है, इंस्ट्रूमेंट ही बदल दो, खत्म बात, ठीक है। इनको कंप्लीटली रिड्यूस नहीं किया जा सकता, मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आई होप ये स्लाइड भी बिल्कुल क्लियर होगा। कहाँ थे हम लोग? यहाँ पे थे, एरर वगैरह सिखा दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड मेरा एब्सोल्यूट एरर पे पेस्ट है। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है देखेंगे ध्यान से, थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं इनको। एब्सोल्यूट एरर, द डिफरेंस बिटवीन the true value and the individual measured value of the quantity is called the absolute error of the measurement, ठीक है। ध्यान देंगे, मान लीजिए किसी रॉड का लेंथ मेरा कितना दिया हुआ है 10.23 सेंटीमीटर, ठीक है। पहला ऑब्जर्वेशन लिया मैंने, वो आया 10.11, दूसरा ऑब्जर्वेशन लिया 10.23, तीसरा ऑब्जर्वेशन लिया वो नहीं 10.23 एग्जैक्ट ही आ जाएगा, 10 पॉइंट, हाँ आ सकता है 10.23 आया, ठीक है, मान लिया 10.33 आया, ठीक है। ये मेरी मेजर्ड वैल्यू है, ये तीनों की तीनों, 3 बार मेजर किया, ये तीनों मेरी मेजर्ड वैल्यू है। ट्रू वैल्यू मेरा ये है। तो अब देखते हैं कि एरर हर एक में कितना आया। इसमें एरर निकालेंगे तो दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो ये फर्स्ट केस का एब्सोल्यूट एरर आएगा, एकदम कंप्लीट एरर सारा, ठीक है, घटा दीजिए। इसमें 0 आएगा, इसमें 10 का डिफरेंस आएगा, ठीक है, आई मीन -10 का आएगा, 10 का आएगा डिफरेंस, डिफरेंस 10 का आएगा, ठीक है। आई होप चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को माइनस करना है, डेट इज एब्सोल्यूट एरर। कॉमन सेंस की बात है, अब है ना, छोटी सी बड़ी कॉमन सेंस की बात है। ट्रू लेंथ मेरा इतना है, मैंने मेजर किया इतना, तो एरर कितने का आया, घटाएंगे तभी तो आएगा, उसी को एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं, बात खत्म, ठीक है। चलिए, सपोज अ फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड n टाइम्स एंड द मेजर्ड वैल्यूज आर, ठीक है, मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी है, उसको n टाइम्स मेजर किया, और मेजर्ड वैल्यूज क्या क्या है, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, ऐसे से करके AN टाइम्स होगा, तो AN कुछ वैल्यू है, ठीक है। अब इन सब का अरिथमेटिक मीन ले लेंगे, मेजर्ड वैल्यूज का ये अरिथमेटिक मीन ले लिया, ठीक है। क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 ऐसे कर करके AN तक जोड़ेंगे, और डिवाइडेड बाई n करेंगे। मीन तो ऐसे ही लेते हैं, अरिथमेटिक मीन ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। ये मेरा क्या आएगा, मेजर्ड वैल्यू का मीन, है ना, जितनी भी मेजर्ड वैल्यूज थी उन सब का मीन आएगा, और ये कितना आएगा, इतना आएगा, A1 प्लस A2, है ना, AN डिवाइडेड बाई n। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि मेजर्ड वैल्यूज का मीन पहले निकालेंगे, ठीक है। निकाल लिया, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी आपको ट्रू वैल्यू क्वेश्चन में देगा नहीं, सीधे बोलेगा कि द लेंथ ऑफ ए रॉड इज मेजर्ड 5 टाइम्स एंड द वैल्यूज आर दिस 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 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एब्सोल्यूट एरर इन ईच केस। तो क्या करेंगे, ठीक है, या फिर फाइंड द रिलेटिव एरर, या फाइंड द परसेंटेज रिलेटिव एरर, है ना, ये सब चीज़ें पूछ सकता है। ट्रू वैल्यू दिया नहीं, तो उस केस में ट्रू वैल्यू क्या करेंगे, जो भी मेजर्ड वैल्यूज दी हुई है ना, उन सब का मीन निकालेंगे, और इस मीन को मान लेंगे कि ये मेरा ट्रू वैल्यू था, ये मेरा ट्रू वैल्यू था। जब मेरा ये ट्रू वैल्यू है, तो एब्सोल्यूट एरर इन द फर्स्ट केस क्या आएगा, डेल्टा A1 क्या आएगा, AM माइनस A1। दूसरे केस में क्या आएगा, AM माइनस A2। ऐसे ही n केस में क्या आएगा, AM माइनस AN। डेल्टा AN केस में क्या आएगा, AM माइनस AN, ठीक है। ये मेरा एब्सोल्यूट एरर आ गया, ठीक है। तो इफ द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज नॉट गिवन, देन मीन वैल्यू कैन बी टेकन एज द ट्रू वैल्यू, देन द एब्सोल्यूट एरर्स इन द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यूज आर क्या होगा, डेल्टा A1 क्या होगा, AM माइनस A1, ऐसे कर करके यहाँ तक निकाल देंगे, ठीक है। और फिर फाइनल एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, तो ये जो जितने भी ये सारे एब्सोल्यूट एरर्स आए हैं, इनका मीन ले लेंगे, इनका मीन ले लेंगे, यानी डेल्टा A
का मीन ले लेंगे और इसमें क्या करेंगे, डेल्टा A1 का मैग्नीट्यूड ऐड करना है, ठीक है, प्लस डेल्टा A2 का मैग्नीट्यूड ऐड करना है, ऐसे ऐसे करके डेल्टा AN टाइम्स का मैग्नीट्यूड और डिवाइडेड बाई n, ठीक है। इसका मीन ले लिया तो आपको ट्रू वैल्यू भी पता चल गई, एब्सोल्यूट एरर्स इन ईच केस पता चल गया और सबका सारे एब्सोल्यूट एरर का मीन निकाल दिया, तो आपको फाइनल एब्सोल्यूट एरर भी पता चल गया कि हाँ ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये मेरा एब्सोल्यूट एरर है और वैल्यू मेरी इतनी है, ठीक है, ट्रू वैल्यू इतनी है, एब्सोल्यूट एरर इतना है, ठीक है, मीन निकाल दिया सबका, ठीक है, ताकि थोड़ा और सही कैलकुलेशन आ सके, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे विथ एरर, वैल्यू मेरी क्या थी, रिप्रेजेंटेशन विथ एरर कैसे करेंगे, मतलब चीज़ों को आप लिखेंगे कैसे, कि लेंथ को आप कैसे लिखोगे, तो ट्रू वैल्यू तो मेरी AM थी और इसमें इतने का एरर आया है, मतलब ये प्लस माइनस डेल्टा AM हो सकता है, यानी कहने का मतलब है, मान लीजिए आपको लेंथ ऐसे लिखा हुआ हो किसी भी चीज़ का कि भैया 10 प्लस माइनस 0.2 मीटर या सेंटीमीटर, इसका सीधा सा मतलब है कि लेंथ तो 10 सेंटीमीटर है लेकिन उसके साथ एरर 0.2 मीटर का आ सकता है, यानी हो सकता है ये 10.02 भी हो जाए और 0.2 माइनस भी हो जाए, 9.8 भी हो जाए ये, ठीक है। तो इसका मतलब सीधा सा है कि ये प्लस 0.2 भी हो सकता है, माइनस 0.2 भी हो सकता है, ठीक है, यानी एरर के साथ लिखने का तरीका ये है, ठीक है। तो ट्रू वैल्यू मेरी ये और कुछ एरर जो भी आया था इतना डेल्टा M को प्लस माइनस के साथ, कि इतना प्लस में भी जा सकता है, इतना माइनस में भी जा सकता है। हम अपना काम करेंगे भैया, हमें बता देना है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, हम बीच का वैल्यू लिख रहे हैं, साथ में प्लस और माइनस दोनों की वैल्यू भी लिख रहे हैं कि हाँ एरर आने का चांस इतना है, ठीक है, एरर इतना हो सकता है इस वैल्यू में। अब रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर जैसा कि टर्म ही बता रहा है कि इससे रिलेटेड कितने आया, तो सीधे डिवाइड कर देंगे डेल्टा AM अपॉन AM, ये मेरा रिलेटिव एरर होता है, इसी को फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर, ठीक है, यानी क्या रेशियो है, ठीक है, कितना रिलेटेड है एक दूसरे से, ठीक है, तो जस्ट डिवाइड कर दिया, पता चल गया कि हाँ इतना एरर है। परसेंटेज एरर निकालना हो तो वही करते हैं, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100, यही ऐसे ही परसेंटेज निकलता है। परसेंटेज रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे, परसेंटेज एरर निकालना हो तो, परसेंटेज रिलेटिव एरर नहीं, परसेंटेज एरर निकालने के लिए रिलेटिव परसेंटेज एरर निकालने के लिए रिलेटिव एरर निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये निकाला ही हुआ है, डेल्टा AM अपॉन AM इंटू 100, है ना, ये भी फॉर्मूला क्लियर है, ठीक है। अब फिर से पूरे पेज को रिकॉल करते हैं। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, आपने मेजर की वैल्यू 3-4 एक्सपेरिमेंट में ट्रू वैल्यू दी हुई थी, 3-4 एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज को घटाया तो तीनों चारों केस में आपको एब्सोल्यूट एरर पता चल गया, ठीक है। सॉरी, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको ट्रू वैल्यू दिया नहीं जाएगा, कभी कभी क्वेश्चन में ट्रू वैल्यू नहीं दिया जाता है, तो उस केस में क्या करेंगे, जो भी एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वैल्यूज आई थी उन सब का मीन लेंगे और उसको मान लेंगे कि ये मेरी ट्रू वैल्यू रही होगी, ठीक है, और उसको उसमें से सारी मेजर्ड वैल्यूज माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा एब्सोल्यूट एरर्स इन ईच केस। अब उस एब्सोल्यूट एरर्स का मीन ले लेंगे तो आपको फाइनल एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा, ठीक है। अब जो ट्रू वैल्यू माना था, जो निकाला था सबका मीन निकाल करके, और अब जो फाइनल एब्सोल्यूट एरर आया दोनों को घटा, दोनों को साथ लिख देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये मेरा फाइनल एब्सोल्यूट एरर है, ये मेरी फाइनल वैल्यू है। रिलेटिव एरर निकालना है तो जस्ट इसको ऐसे कर देंगे, फाइनल एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, तो रिलेटिव एरर आ गया। परसेंटेज एरर निकालना है, फाइनल एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100, पूरे पेज का समरी था, ठीक है। तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब नेक्स्ट आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन, इन एन एक्सपेरिमेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज फाउंड 1.32, 1.34, 1.36 एंड 1.38, फाइंड। देखा, ट्रू वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, केवल 4 वैल्यूज दी और पूछ रहा है मीन वैल्यू बताओ, मीन एब्सोल्यूट एरर बताओ, रिलेटिव एरर बताओ और परसेंटेज एरर बताओ, सब चीज़ बताना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं।
क्या क्या दिया हुआ है 1.32, पहले हम ए एम निकाल रहे हैं, ठीक है, ए एम निकाल रहे हैं 1.32 प्लस 1.34 प्लस 1.36 प्लस 1.38, 4 है डिवाइडेड बाई 4, ये कितना आ जाएगा 1.35 आएगा, ठीक है। अब कैसे कैसे कर लिया मैंने ये, है ना, कुछ लोग सोचेंगे कि अरे कैसे कर लिया, तरीका है, सब में दो दो का अंतर है ना, और मीन वैल्यू निकालने का मतलब क्या कि इन चारों नंबर मैंने सबसे बीच में, ठीक है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस सेम ही है, ठीक है, तो हमें इन दोनों के बीच का नंबर निकाल देना है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का नंबर 1.35 आएगा। आप करके सॉल्व करके देख लेना, मीन वैल्यू तो वही आ रही है, तो मीन वैल्यू मेरी वही वो आ गई। सेकंड क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना, यानी सबसे पहले हमें तो A1 निकालना पड़ेगा, डेल्टा A1 निकालना पड़ेगा, तो डेल्टा A1 कितना होगा 1.35 माइनस 1.32, ये कितना होगा 0.03। डेल्टा A2 कितना आएगा 1.35 माइनस 1.34, ये आएगा 0.01। डेल्टा A3 कितना होगा 1.35 माइनस 1.36, ये आएगा माइनस का 0.01, ठीक है। और डेल्टा A4 कितना आएगा 1.35 माइनस 1.38, ये आएगा माइनस का 0.03। अब इस सबका मीन निकाल लेते हैं, डेल्टा AM का मीन, सबका मैग्नीट्यूड यानी सबको ऐड ही करना है, तो 0.03 प्लस 0.01 प्लस 0.01 प्लस 0.03, इन सबको ऐड कर देना है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.067 और 8 यानी 0.08 अपॉन 4 यानी 0.02 मेरा सेकंड का आंसर आएगा 0.02। रिलेटिव एरर पूछा है तो थर्ड का आंसर देख लेते हैं। अब यहाँ पे रिलेटिव एरर मतलब क्या, फाइनल एब्सोल्यूट एरर, यानी 0.02 डिवाइडेड बाई 1.35, ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए। परसेंटेज एरर, इसी को मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो फोर्थ में क्या हो जाएगा 2/135 इंटू 100, ये मेरा 2/135 है। इसको अगर मैं सॉल्व करूं, है ना, इसको सॉल्व करते हैं, 25 से जाएगा ये, 25 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 10, 5 7 35, 5 से ये जाएगा 20 बार में, यानी 40/27 आया है, यानी ये आएगा 1.27 आया ना, 13 130, यानी 27 81 27 और 27 बचे, है ना, 1.4 या हाँ 1.4 के आसपास आना चाहिए, ठीक है, 1.4%, 27 हो के 108 27 बचे तो ज़्यादा हो जाएगा 1.4%। और जब ये 1.4% आया है, ठीक है, तो ये मेरा कितना आएगा 0.014 आएगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है ना, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर यही आना चाहिए, खत्म बात, ठीक है। कैलकुलेशन ऐसे करना है, ठीक है, मैंने यहाँ पे करके छोड़ दिया है, ये निकाला, इसको निकालना थोड़ा इजी था, कट उट कर दिया तो यह आया 1.4। 1.4 अगर परसेंटेज में है तो परसेंटेज को हटा करके ही तो ये वैल्यू है, तो हटा दिया तो 0.014 वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। एक सेकंड, हाँ चलिए, है ना, वो कुछ था तो गलती से पैर लग गया था तो उसी को साइड कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है। अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते समय जो एरर का कैसे प्रोपेगेशन होता है ना, कैसे एरर को टैकल करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते समय, एडिशन करते समय, डिवीजन करते समय, सब्ट्रैक्ट करते समय, ठीक है, अब वो सीखना है। सीखते हैं, एरर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीधा सा फंडा है, ठीक है। अगर आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो जो ट्रू वैल्यू है, अगर ऐड कर रहे हो तो ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी दिया हुआ है कि अगर आपका ए मान लीजिए ए प्लस, सॉरी अगर आपका ए प्लस माइनस
डेल्टा ए है, एरर के साथ लिखेंगे, और बी आपका बी प्लस माइनस डेल्टा बी है, ठीक है। अगर आपको ए प्लस बी करना है तो जो ट्रू वैल्यू है वो तो ऐड होगी, एरर भी ऐड होगी, एरर तो प्लस माइनस के साथ होगी, ठीक है। और ये डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, किसी को कोई दिक्कत? आई होप कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ए माइनस बी करना है तो ए माइनस बी करना है तो ट्रू वैल्यू तो माइनस करेंगे, एरर अभी भी ऐड ही होगा, डेल्टा ए प्लस, इसमें प्लस माइनस नहीं, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे तो और क्लियर होगा। देखिए क्वेश्चन ही आ गया, T1 मेरा दिया हुआ है 40.6 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस, T2 मेरा दिया हुआ है कितना 78.3 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। पूछा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, यानी चेंज इन टेम्परेचर यानी T2 माइनस T1, ठीक है। T2 माइनस T1 पूछा है, ठीक है। दोनों को घटाएंगे, घटाएंगे तो ये वैल्यू 78.3 माइनस 40.6 करेंगे, साथ में प्लस माइनस, एरर कितने का हो सकता है 0.3 प्लस 0.2 का, ठीक है। हटा दीजिए तो ये आएगा, आई होप कितना, इधर तो आएगा 7, फिर ये भी आएगा 7 और ये आएगा 2, 27.7, 27.7 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। आई होप किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। 27, अरे नहीं नहीं 37.7 प्लस माइनस 0.5, फिर से लिख दें 37.7 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। और कहीं गलती नहीं हुई ना, और कहीं गलती होगी तो वैल्यू ही पुट किया है, ठीक है। ठीक है, तो एरर को हमेशा ऐड करना। अब कोई भी चीज़ आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, एरर होने का चांस तो हमेशा बढ़ता है ना। अभी तो आपने केवल मेजर किया है तो इतना एरर है, उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन करोगे तो एरर हमेशा बढ़ता है, ठीक है। तो एरर तो हमेशा ऐड होगा, चाहे वो चीज़ें ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरर इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, ठीक है। अब इसे मैं इरेज करूं, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में कैसे एरर होगा वो देखते हैं। सेम कंडीशन है कि अगर आप मान लीजिए ए आपको दिया हुआ है ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी दिया हुआ है बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन पूछे तो मान लेते हैं कि मेरा ए बी इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स है, ठीक है। यह ज्यूम किया है अभी हमने, ठीक है, कि ये भी करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी। तो ये जो मेरा x है, वेयर x को हम कैसे डिफाइन करते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a इंटू बी, ठीक है। x मेरा a इंटू बी होगा, एंड डेल्टा x अपॉन एक्स, इधर लिखते हैं, एंड डेल्टा x अपॉन एक्स मेरा क्या हो जाएगा, डेल्टा a अपॉन ए प्लस डेल्टा b अपॉन बी। ये भी याद रखना है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। यानी यहाँ से आपको x आएगा, मल्टीप्लाई करना है तो सीधे x मतलब क्या, a इंटू बी कर देंगे, ठीक है। अब डेल्टा x कैसे निकालेंगे, डेल्टा x निकालने का ये तरीका है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, एक्स यहाँ से आई है तो वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी करना है, ठीक है। इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन के केस में क्या चेंज होगा, केवल ये चेंज होगा, ये सेम रहता है एरर, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, फॉर डिवीजन, डिवीजन के केस में अगर मैं बात करूं तो यानी ये तो अभी a इंटू बी था, a बाई बी की मैं बात करूं तो इस केस में भी मान लीजिए कि x प्लस माइनस डेल्टा एक्स कुछ होगा। इस केस में मेरा x क्या होता है, a अपॉन बी होता है, और डेल्टा x अपॉन एक्स वही होता है, क्या होता है, डेल्टा a अपॉन ए प्लस डेल्टा b अपॉन बी। ये मेरा एरर निकालने का तरीका इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे तो आई होप और क्लैरिटी आ जाएगी। ये है मेरा प्रोपेगेशन ऑफ एरर। क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन ही हैं। अच्छा, एक और
टॉपिक रह जाता है छोटा सा, उसके बाद केवल क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस करेंगे और फिर छूट जाएंगे, है ना, क्लास ओवर हो जाएगी। ठीक है, ध्यान देंगे। एरर इन nth पावर, अगर मान लीजिए x इक्वल टू ए एन दिया हुआ है, a पे पावर कुछ n दिया हुआ है, ठीक है, देन इन दैट केस डेल्टा x अपॉन एक्स, यानी रिलेटिव एरर क्या होता है आपका, n इंटू डेल्टा a अपॉन a। रिलेटिव एरर इन a और उसका पावर मल्टीप्लाई कर देना है बस, ठीक है। अगर आपका x इक्वल टू पावर बस रिलेटिव एरर में मल्टीप्लाई करना है, जिसका भी वो पावर है उसको उसी के रिलेटिव एरर में मल्टीप्लाई कर देना है, दैट्स इट। यानी अगर x इक्वल टू ए का पावर p, b का पावर q और c का पावर r है, तो इस केस में डेल्टा x अपॉन एक्स मेरा क्या होगा, p मल्टीप्लाई बाई डेल्टा a अपॉन a प्लस q मल्टीप्लाई बाई डेल्टा b अपॉन b प्लस r मल्टीप्लाई बाई डेल्टा c अपॉन c। जिसका एक्सपोनेंट है वो उसी को उसके रिलेटिव एरर में मल्टीप्लाई कर देना है, डेट्स इट। आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा फाइनली रिलेटिव एरर का। मान लीजिए अगर x आपको क्या दिया हुआ है, a पे पावर b, b पे q और इस बार c नीचे और उस पे एक्सपोनेंट r है, ठीक है। इस केस में भी सेम होता है, सेम चीज लिखा हुआ है, देख सकते हैं, सेम। इस केस में भी सेम, ठीक है, डिवीजन वगैरह से फर्क नहीं पड़ता उतना, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चंस। अब इसको मैं इरेज करूं या इधर क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। रेडियस ऑफ सॉलिड स्फेयर आर इक्वल्स टू इतना, फाइंड परसेंटेज एरर इन एरिया, ठीक है भैया। रेडियस कितना दिया हुआ है, 10 प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर। परसेंटेज एरर इन एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। आर पे वैल्यू डिपेंड कर रही है, तो डेल्टा आर अपॉन आर क्या होगा, सॉरी डेल्टा आर अपॉन आर कह रहा हूँ, डेल्टा ए अपॉन ए क्या होगा, यानी ए मतलब एरिया, ठीक है, एरिया को ही डेल्टा एरिया अपॉन एरिया क्या होगा, 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर होगा। कांस्टेंट का तो मतलब नहीं है हमें एरर चेंज करने में, एरर निकालने में, ठीक है, केवल वेरिएबल्स जो इन्वॉल्व हैं, ठीक है। 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर, 4 पाई तो कांस्टेंट, इसका कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। तो डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल्स टू 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर। डेल्टा आर की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन आर की वैल्यू 10, ठीक है। परसेंटेज पूछा है ना, परसेंटेज एरर इन, तो परसेंटेज निकाल देंगे, तो परसेंटेज निकालेंगे तो इधर मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, 100 कर देंगे तो ये 10 से 10 गए, यानी 20% का एरर आपको आएगा एरिया में। समझ रहे हैं आप, यहाँ पे केवल 1 सेंटीमीटर बढ़ या घट सकता है और एरिया में 20% का एरर आ सकता है, सोचिए, ठीक है। वॉल्यूम में भी निकालना है, वॉल्यूम में भी निकालना है, तो अब तो वॉल्यूम क्लिक कर जाना चाहिए भैया। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 पाई का तो मतलब नहीं है 3 इंटू आर परसेंटेज, और आर मेरा वही 3 आएगा अब यहाँ पे, यानी इस केस में ये 30% आएगा। 20% और 30%, आंसर इसका 20% और इसका 30%। किसी को कोई दिक्कत क्वेश्चन सॉल्व करने में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। V और I का वैल्यू दिया हुआ है, देन फाइंड रेजिस्टेंस विथ रिलेटिव एरर, है ना, ओम्स लॉ पता है ना सबको, V इक्वल्स टू आई आर होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। रेजिस्टेंस पता करना है तो रेजिस्टेंस इक्वल टू V अपॉन आई होगा, ठीक है। करते हैं V अपॉन आई। क्या निकालना है, रिलेटिव एरर निकालना है ना। रिलेटिव एरर क्या होता है, डेल्टा आर अपॉन आर हमें निकालना है, तो ये क्या होता है, डेल्टा V अपॉन V प्लस डेल्टा आई अपॉन डेल्टा आई, अरे यार, प्लस डेल डेल्टा V अपॉन V प्लस डेल्टा आई अपॉन आई, ठीक है। आर तो मेरा कितना आ जाएगा, पहले आर निकाल लेते हैं। आर मेरा कितना आ जाएगा, वोल्ट, वोल्ट मेरा 2, सॉरी 8 है और 2 है, तो ये तो मेरा 4 आ गया, ठीक है। तो डेल्टा आर अपॉन 4 इक्वल्स टू डेल्टा भी कितना है,
0.5 अपॉन 8 प्लस ये 0.2 अपॉन 2। ठीक है, अब सॉल्व कर दीजिए। इसको पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो। इसको सॉल्व किया तो 1/16। ठीक है, डेल्टा आर अपॉन 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5/8 था, 0.2/10 था। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। ये 1/16 प्लस 1/10, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 80, और ये आएगा 5 प्लस 8। ठीक है, सो डेल्टा आर अपॉन 4 इक्वल्स टू 13/80। तो दिस इम्प्लाइज डेल्टा आर इक्वल्स टू कितना, 13/20। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डेल्टा आर इक्वल्स टू 13/20 आएगा। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ें। रिलेटिव एरर पूछा है ना, यानी डेल्टा आर बाई आर ही पूछा था, है ना। डेल्टा आर बाई आर करेंगे तो 13/80 आ जाएगा, और 13/80 आने का मतलब है कितना, 13/80, 13/80, 0.16। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 13/80 आने का मतलब है कि आपका रिलेटिव एरर कितना आया, है ना। इसको इक्वल टू मैं अगर लिखूं, 13/80 आने का मतलब है 0.1625 आया है। ठीक है, 0.1625 आपका रिलेटिव एरर आया, यानी पहले का आंसर ये आएगा। नेक्स्ट परसेंटेज एरर, इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16.25 परसेंट एरर। एब्सोल्यूट एरर यानी डेल्टा आर निकालना है, डेल्टा आर निकालना है तो इसी को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसी को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.1625 है ना, इसी को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौका 20, 4 दूनी 8, 2 10, 6 चौक 24, 1 25, 4 कम 4 2 6, है ना, और 1 2 3 4, 0.65 के आसपास आंसर आ जाएगा। 0.65 के आसपास आंसर आएगा। आई होप ये सारे क्वेश्चंस, है ना, ऑलमोस्ट क्लियर होंगे। ठीक है, 9th क्वेश्चन भी क्या करना है, सेम मेथड फॉलो करना है। ठीक है, VYI करना है और फिर, है ना, वो सारी चीज़ें सॉल्व करनी है। इसको अब मैं इरेज करूं, है ना, इसको अब सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। रो इक्वल टू इतना, परसेंटेज एरर इन ए इज दिस, बी इज दिस, सी इज दिस, फाइंड परसेंटेज एरर इन रो। सीधे ऐड कर देना है, ऐड नहीं करना। ए के साथ 2 यानी 2%। सॉल्व कर लेते हैं। डेल्टा रो बाई रो क्या होगा, है ना, 2 × डेल्टा ए बाई ये होगा, रूल के अकॉर्डिंग पता है, प्लस 2 × डेल्टा बी बाई बी होगा रूल के अकॉर्डिंग, प्लस डेल्टा सी होगा, जो भी पावर होता है वो मल्टीप्लाई में आता है। तो 2 × डेल्टा ए बाई ए का परसेंटेज दिया हुआ है ना, परसेंटेज निकाल लेते हैं सीधे। ठीक है, डेल्टा रो बाई रो इंटू 100 इक्वल टू 2 सीधे इसका परसेंटेज कितना 1, प्लस 2 इसका परसेंटेज कितना 2%, प्लस इसका परसेंटेज कितना 3%। सीधे तो सॉल्व कर दीजिए, 2% प्लस 4%, 4% प्लस 3%, यानी ओवरऑल 4 2 6 3 9% आंसर, 9% का आंसर आएगा भैया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा सभी लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ मास एंड वेलोसिटी चेंजेस बाय 1% एंड 2%, फाइंड परसेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मास भी चेंज कर रहा है, वेलोसिटी भी चेंज कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भैया, 12mv² होता है। ठीक है, डिपेंड किस पे करेगा, डेल्टा के ई अपॉन के ई इंटू 100, परसेंटेज में ही देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा,
डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा v अपॉन v इंटू 100, जो भी पावर में होता है वो मल्टीप्लाई में लिखते हैं। तो डेल्टा m बाई एम कितना दिया हुआ है, मास में चेंज कितना दिया हुआ है 1%, तो ये तो सीधे 1% प्लस वेलोसिटी कितना 2, तो दो दूनी 4%, यानी ये आंसर आपका आएगा 5%, दोनों को ऐड करके 5%। ठीक है, इतना तो है ना, आसान सवाल है, ठीक है, चुटकियों में हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एन ऑब्जेक्ट कवर्स इतना मीटर डिस्टेंस इन इतना सेकंड, फाइंड आउट इट्स स्पीड। बहुत बढ़िया सवाल है। जो आखिरी ये दो सवाल है ना, इन पे तो स्टार मार्क कर लो भैया, है ना। इसमें तो सारे ही सवाल इंपॉर्टेंट थे, मतलब सारे, सब पे स्टार मार्क, बट इन क्वेश्चंस पे डबल स्टार मार्क, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आइए, लास्ट के बचे हुए दो सवाल हैं, बस जल्दी से सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व होता है। डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो स्पीड कैसे आएगा, दोनों को डिवाइड करके। तो ट्रू स्पीड की ट्रू वैल्यू निकाल लेते हैं। स्पीड की ट्रू वैल्यू वैसे मेरा कितना आएगा 16/4, यानी 4। अब हमको डेल्टा एस निकालना है अपॉन एस। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एस अपॉन एस के लिए डी है ना, डेल्टा डी अपॉन डी प्लस डेल्टा टी अपॉन टी करते हैं, यही करते हैं। तो डेल्टा एस निकालना ही है, एस मेरा 4 आ ही गया है। डेल्टा डी कितना है, डिस्टेंस 0.4 अपॉन 16 प्लस 0.2 अपॉन 4। देख लीजिए वही चीज़ें लिखा हुआ है, 0.4 अपॉन 16 और 0.2 अपॉन 4 लिखा हुआ है। ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एस अपॉन 4 इक्वल टू आएगा, ये पॉइंट हटाया तो नीचे एक जीरो, इधर भी हटाया तो नीचे एक जीरो, 4 से काटा तो ये 1/40, ये काटा तो 1/20। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 40, ये 1 + 2 यानी 3/40। पूछा क्या है, स्पीड पूछा है, यानी डेल्टा एस निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, डेल्टा एस क्या आ जाएगा, डेल्टा एस आएगा 4×12/40। ठीक है, तो स्पीड आपका फाइनली कितना आएगा, 4 मेरा था ±12/40, ये कितना आ जाना चाहिए 0 पॉइंट अरे 12/40 है ना, 12/40। इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करो, ये 3 बार में चल जाएगा तो 0.3, यानी इसको आप 4 ± 0.3 लिख सकते हैं। स्पीड मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड है ना, मीटर और सेकंड, मीटर पर सेकंड भैया। ठीक है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें एक फार्मूला जो आएगा ना, वो फार्मूला आपको पता होना चाहिए। और वो फार्मूला क्या आता है, मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो तब लिखा दूँ या अभी लिखवा देते हैं। ठीक है, डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू डेल्टा R1 अपॉन R1 प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2। नॉर्मल केस में तो फॉर्मूला ये होता है, सबको पता है। इसमें खास क्या है, नीचे वाले का स्क्वायर। ये फॉर्मूला पैरेलल के केस में काम आएगा, सीरीज में तो सीधे ऐड कर देना है। ये फॉर्मूला याद ही रखिए, बस नीचे स्क्वायर करना है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, बस ये क्वेश्चन जैसे ही सॉल्व होगा ध्यान से देखेंगे। सीरीज में सॉल्व करना है पहले। ठीक है, दो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, दोनों को सीरीज में ऐड किया, सीरीज में ऐड किया, क्या दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे। सीरीज में ऐड करते हैं तो क्या R1 + R2, 10वीं क्लास में सीख रखा है अच्छे से। ठीक है, R1 + R2 करेंगे तो मेरा सीरीज के केस में R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, सीधे ऐड करना है तो 30 प्लस माइनस, इसको भी ऐड कर दीजिए, +-2 खत्म। ठीक है, R इक्विवेलेंट 30 ± 2 ओम।
अब बात करते हैं पैरेलल के केस में। तो पैरेलल के केस में 1/r इक्विवेलेंट होता है इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, ये मेरा कितना आएगा, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/10 प्लस 1/20, यानी ये आएगा आर इक्विवेलेंट आपका आएगा 20/3। इसको सॉल्व करके 20/3 आएगा, आना भी चाहिए था, है ना। इसको कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, 20×200/30, तो 20/3 ऐसे भी आता है। ठीक है, आर इक्विवेलेंट मेरा आया 20/3। अब हमें इसमें चेंज भी निकालना है, डेल्टा आर इक्विवेलेंट भी निकालना है। वो कैसे आता है, इस फॉर्मूले से आता है, देखेंगे। डेल्टा आर इक्विवेलेंट तो हमें निकालना है, आर इक्विवेलेंट पता है 20/3 का स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा R1 पता है 1/10 का स्क्वायर 100 प्लस R2 भी पता है 1 नीचे 20 का स्क्वायर यानी 400। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये नीचे 400, इधर 4 प्लस 1, तो डेल्टा आर इक्विवेलेंट इक्वल टू लिखेंगे तो ये आएगा 400 और ऊपर 9 कर देते हैं। ठीक है, इक्वल टू ये आएगा 5/400। ठीक है, आई होप किसी को कोई दिक्कत यहाँ से यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 400 से 400 कैंसिल, तो डेल्टा आर इक्विवेलेंट मेरा कितना आएगा, 5/9। यानी आप आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, आई मीन पूरा एब्सोल्यूट एरर वगैरह के साथ। ठीक है, क्या आएगा आपका आर, वैसे कितना आया था यार इसमें, 20/3 ना, 20/3 प्लस माइनस 5/9 के साथ। किस किस को ये क्लियर है, फॉर्मूला कौन सा यूज किया, ये वाला। क्या इसमें एक्स्ट्रा है, कुछ नहीं, बस नीचे स्क्वायर कर देना है, डेट्स इट। नीचे बस स्क्वायर करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, नीचे बस स्क्वायर कर दीजिए, फार्मूला सारे के सारे वही अप्लाई हुए हैं। ठीक है, तो आई होप एक एक क्वेश्चन क्लियर होगा यहाँ तक। ठीक है, और इसी के साथ है ना लास्ट में थैंक यू भैया, है ना, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, टेक केयर, और मिलेंगे बहुत जल्द, सी यू सून। ठीक है, तो आई होप एक एक चीज़ समझ में आ गई होगी। इस लेक्चर में क्या क्या सीखा, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में सीखा, उनको कैलकुलेट करना सीखा, एरर निकालना सीखा, और एरर का प्रोपेगेशन सीखा। ठीक है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन वगैरह में। ठीक है, काफ़ी बहुत आसान टॉपिक था ये सब। ठीक है, जिन्हें थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है तो वो वीडियो वगैरह फिर से देख लें। ठीक है, कोई है ना टाइम बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, आप वीडियो फिर से देख लीजिए, अच्छे से एक एक बात समझाई है। ठीक है, और क्वेश्चंस वगैरह जैसे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो क्वेश्चन का अप्रोच वगैरह भी देखिएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ क्लास 10th की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं पे क्लास 10th का नॉलेज यूज हो रहा था, कहीं कहीं क्या हर क्वेश्चन में ही हो रहा था लगभग। ठीक है, तो आई होप एक एक चीज़ समझ में आई होगी। ये सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और इसके बावजूद भी अगर आपको कोई दिक्कत या कोई भी डाउट रह जाता है, जेन्युइन क्वेश्चन अगर आपका है कोई भी, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूँ, आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू ऑल। ठीक है, तो विद दिस बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।